आपके माध्यम से नरेंद्र मोदी जी के 11 वर्षों का रिपोर्ट कार्ड लेकर के आपके बीच में आ रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी जी ने सत्ता संभाली, अनेकों लोगों ने कई तरह के कमेंट भी उस समय कांग्रेस के लोगों ने किए। उस समय मैं उस पर नहीं जाना चाहता। लोगों ने कहा जो गुजरात नहीं है, देश है, देश को कैसे चलाएंगे, विदेश नीति जानते नहीं है, ऐसे कई तरह के कमेंट्स आए। लेकिन अब मैं हर विषय के ऊपर आपके ध्यान में चीजें लाना चाहूंगा। जो कांग्रेस लंबे समय से गांव और गरीब की बात करते हुए देश के अंदर शासन करती रही, गरीबी हटाओ के नारे देती रही, नरेंद्र मोदी जी ने इस 11 सालों के अंदर बताया कि गरीब की सेवा कैसे होती है। ये पहला हमारा एक विषय है, गरीबों की सेवा, वंचितों का सम्मान, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश के अंदर आज गरीबी रेखा से नीचे जो लोग हैं, गरीब लोग हैं, उन लोगों में 81 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज दे रहे हैं। पूरे विश्व की जो सबसे बड़ी अन्न योजना है पूरे विश्व की, यानी गरीब को कैसे भूखमरी से बचाया जा सकता है या उसको गरीबी से बाहर कैसे निकाला जा सकता है, ये पहला प्रयास नरेंद्र मोदी जी का चल रहा है। मोदी जी आए थे तो 11वें नंबर पे थे अर्थव्यवस्था में, विश्व के अंदर जो कंट्रियों की रैंकिंग होती है। कुछ दिन पूर्व भी हम लोग चौथी रैंकिंग के अंदर हिंदुस्तान आज पहुंच गया है। हमसे आगे जो कंट्रियां हैं, हम मान करके चलते हैं कि इस देश के अंदर इसी तरह का नीतियां चलती रही, इस देश के अंदर इस देश की जनता ने अगर लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी को इसी तरह से आशीर्वाद रखा तो वो दिन भी आएगा 2047 जिसका टारगेट मोदी जी ने रखा है कि हम विकसित राष्ट्र के रूप में पूरे विश्व में सीना तान करके खड़े होंगे। विकासशील नहीं, विकसित राष्ट्र के रूप में हमें लोग मानेंगे। तो 2047 तक जो हम लोगों ने ड्राफ्ट तैयार किया है, नरेंद्र मोदी जी ने तैयार किया है, उस समय जो प्रधानमंत्री होगा इसी तरह पॉलिसी अगर चलती रही तो हम लोग एक अमीर राष्ट्र के रूप में आगे बढ़ेंगे। राष्ट्र प्रथम, राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति, इसके ऊपर बड़ा जोर दिया। पहले कार्यकाल में मोदी जी ने पूरे विश्व के अंदर घूम घूम करके व्यक्तिगत उस देश के राष्ट्राध्यक्षों से बातचीत की। कांग्रेस के लोगों ने मजाक भी उठाया कि जैसे प्रधानमंत्री आए हैं जो बाहर ज्यादा रहते हैं पहले कार्यकाल में और देश के अंदर कम रहते हैं। लेकिन उसका परिणाम ये हुआ कि आज नरेंद्र मोदी जी की धाक और हिंदुस्तान की धाक पूरे विश्व के अंदर है। लोकप्रिय नेताओं की एनालिसिस जब होता है, विश्लेषण होता है, तो नरेंद्र मोदी जी विश्व के प्रथम पंक्ति में प्रथम नेता के रूप में खड़े होते हैं। आज हम सब के लिए एक इमोशनल विषय था जो इस विचार को अंगीकार करके चलते हैं। 35 से हमसे नारे लगाए जाते थे कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक है, लेकिन तुम्हारा अंबेडकर जी का बनाया हुआ संविधान वहां लागू नहीं होता था। शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्वेशन नहीं थी, ना एमपी में ना एमएलए में, ना नौकरियों में, ना एडमिशन में, ना ट्राइबल के लिए थी, कुछ नहीं था। धारा 370 को हटा के और 35 को हटा के नरेंद्र मोदी जी ने लगे हुए इस कलंक को मिटाया। और उसी के साथ साथ अगर आप लोग देखेंगे तो ऑपरेशन सिंदूर जो अभी हुआ, जैसा मैं बोल रहा था, आतंकवाद में बयान दिए जाते थे, बयान के बाद होता कुछ नहीं था। तो मोदी जी ने जो स्थिति आज पैदा की है कि इस देश के अंदर अगर घटना घटती है तो लोगों को पूर्ण विश्वास है कि उसका पक्का उत्तर लिया जाएगा। पुरानी बातें, सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर के आप सब लोग जानते हैं, पुलवामा से लेकर के अभी पहलगाम में जो बड़ी एक जिसको कहते हैं दुखदाई घटना हुई थी, जिसमें हमारे 26 भारतवासियों की हत्या कर दी गई धर्म के आधार के ऊपर। उसका ऑपरेशन सिंदूर के नाते जो हम लोगों ने किया वो आप सब लोगों को पूरी जानकारी है। किस तरह से उसमें ठिकानों को ध्वस्त किया गया, किस तरह से हम लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर ये साबित किया और आगे के लिए भी ये बोल दिया कि हमारे देश के अंदर कोई भी आतंकवाद की घटना होगी तो उसको हम लोग युद्ध ही मानेंगे और जहां से वो आता है उसको जवाब मिलेगा मिलेगा। ये परमानेंट पॉलिसी ही बन गई कि तुम्हें जवाब देना ही है, हमको देना ही है, हम देंगे ही देंगे। तो ये हमारा जो, उसके साथ साथ आप लोग देखते हैं इस देश के सैकड़ों जिलों में से 120 के लगभग जिले नरेंद्र मोदी जी से पहले नक्सलवाद से प्रभावित थे। इस देश के अंदर शायद ही कोई युद्ध रहा होगा जिसमें एक दिन में 75 फौजी शहीद हुए होंगे।
लेकिन नक्सलवाद के कारण दंतेवाड़ा में 3-4 साल पहले 75 सैनिक सीआरपीएफ के एक ही दिन शहीद हुए थे। इतनी बड़ी घटनाएं वो कर देते थे। लेकिन आज नक्सलवाद की लास्ट डेट डिक्लेयर हो गई है समाप्त होने की, मार्च 2026। अमित शाह जी ने, मोदी जी ने कहा है इस देश के अंदर नक्सलवाद नाम का कोई व्यक्ति नहीं होगा। जा आप लोग सरेंडर करो या फिर आगे जाने के लिए तैयार हो। रोज घटनाएं होती हैं, आप लोग जानते हैं। हमारी गवर्नमेंट्स ने ये कहा, अभी हमारे 4 साल है इलेक्शन के, उस कांग्रेसी बोल सकते हैं कि जी इन्होंने तो अभी प्रचार शुरू कर दिया 2029 का। हम तो हमेशा प्रचार और काम में रहते हैं। तो हम लोग सिर्फ प्रचार ही नहीं कर रहे हैं, हम लोग काम कर रहे हैं, उसका रिपोर्ट कार्ड लेकर के आ रहे हैं ताकि जनता की सकारात्मक और नकारात्मक दोनों बातें हमारे सामने आ गए। जिसने हमारी आलोचना करनी है वो भी हमारे ध्यान में आ जाए, हम और क्या ठीक कर सकते हैं, और जो हमने किया उसको जनता का आशीर्वाद मिले, शाबाशी मिले। उसके लिए आपके माध्यम से जनता तक जो बातें पहुंचे, उसके नाते पार्टी ने मेरी जिम्मेवारी लगाई थी। और हर मान करके ही चलो कि उन्होंने मान लिया कि बिहार में हम नहीं आ रहे हैं, ये तो मान के चल लिया उन्होंने कि हारेंगे हारेंगे। और वो बार बार ईवीएम के ऊपर उंगली उठाते हैं। मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के अंदर जितना फेयर इलेक्शन ईवीएम के बाद होना शुरू हुआ है। आपने देखा डिब्बे उठा करके लोग भाग जाते थे। और एक बार तो हमारे हिमाचल के ही आईएएस ऑफिसर थे, शिमला में बातचीत हो रही थी उनकी, उन्होंने बताया कि बिहार के चुनाव में हम गए थे जब लालू जी तीसरी बार जीते, तो उन्होंने कहा कि कोई नहीं बोलता था कि वो जीत जाएंगे। तो कहते मैंने बाद में अपने अफसरों से फोन करके पूछा, वहां के जो अफसर थे, कि ये कैसे हो गया, वहां तो तीसरी बार गवर्नमेंट आप लोगों की बन गई। तो ये तो कोई व्यक्ति नहीं था गांव में शहर में कहीं भी। कहता जी इस बार रैगिंग नहीं हुई है, रिगिंग नहीं हुई है, इस बार ट्रकों के ट्रक चेंज हो गए। जो ट्रक डब्बे लेके जाते थे, एक ट्रक वहीं रोक लिया, दूसरा ट्रक आगे खड़ा था, ड्राइवर उसको मास्टर को और पुलिस वाले को कहा उतर इस ट्रक से, इस ट्रक में बैठ। डब्बे तो उसके जमा हुए थे जो असली थे, तो डब्बे कहीं और ही गए। उसने कहा इस लेवल की रिगिंग थी इस बार। ऐसे होते थे इलेक्शन इस देश के अंदर। कैसे लेकर के भागते हैं जब पंचायतों के इलेक्शन होते हैं, बेल्ट पेपर कहां कहां मिलते हैं। तो कांग्रेस और उनके विपक्षी लोग ईवीएम को इसलिए विरोध करते हैं कि उनके वो धंधे खत्म हो गए। ऐसा मानना है जब से सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की गवर्नमेंट आई है, हिमाचल प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार के सिवाय कोई काम नहीं है, भ्रष्टाचार के सिवाय। तो उसके नाते उन सब अपनी बातों को छुपाने के लिए ये सारे लोग केंद्र सरकार के ऊपर दोषारोपण करते हैं। केंद्र का जो हिस्सा है वो हर स्टेट को बराबर मिल रहा है, उसका एक रेशो तय होती है कि क्या मिलना क्या नहीं मिलना है। और दूसरा विषय ये है कि इस देश के प्रदेश के अंदर 1 लाख मकान कभी भी नहीं मिले होंगे गरीब आदमी के लिए। इस प्रदेश के अंदर 4 लेन रोड के ऊपर लगभग 45,000 करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी जी के टाइम से जो लगना शुरू हुआ आज तक लग चुका है। इस प्रदेश के अंदर जितनी अन्य स्कीम्स, वो चाहे टूरिज्म में है, चाहे नेशनल हाईवे में है, चाहे आप लोगों की अन्य जितनी भी स्कीम, अगर आप उनका एनालिसिस करेंगे तो ये सिर्फ नरेंद्र मोदी जी के ऊपर बात थोप करके, बीजेपी के ऊपर बात थोप करके अपना पीछा छुड़ाना चाहते हैं। मिसमैनेजमेंट है इस गवर्नमेंट के अंदर, मिसमैनेजमेंट। अगर आप लोग देखेंगे करप्शन बड़े हाई लेवल का है। हिमाचल में बदलियों पे करप्शन नहीं हमने सुना था कभी, बदलियों पे पैसा नहीं देखा था हमने लोगों का, लेकिन पहली बार सुन रहे हैं हम। जो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है हिमाचल प्रदेश के अंदर ट्रांसफर